ठीक है, ये आज ही हुआ है, 17 जनवरी 2026 को ये पेपर हुआ है, आज ही 9 बजे से 11 बजे के बीच में। इसी पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सोशल साइंस का पेपर है, यूपीपीएससी एलटी सोशल साइंस का पेपर है। उसके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को हम लोग करेंगे, अर्थशास्त्र वाले पार्ट को। इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, और उन्हीं 60 क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्यों भाई, क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिखने में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ बेटा, एक बार बता दीजिए तो जी हम सर। फिर आगे बढ़ें। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन मेजर्स दैट लेवल ऑफ पॉपुलेशन वेयर, यानी अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ जनसंख्या का वह स्तर है जहां एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमम, श्रम की औसत उत्पादकता अधिकतम होती है। बी है श्रम की कुल उत्पादकता अधिकतम होती है। सी ऑप्शन है श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिकतम होती है। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमम। ऑप्शन सी है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमम। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या है? ए, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमम। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है? अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है? वह जनसंख्या जहां पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम। अनुकूलतम जनसंख्या किसको बोलते हैं? वह जनसंख्या का स्तर जहां पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? पर पर्सन कितनी आय है, यानी एक लेबर की कितनी एवरेज इनकम है या एवरेज प्रोडक्ट कितना है उसका, यानी श्रम की औसत उत्पादकता जहां पे अधिकतम होगी वही अनुकूलतम जनसंख्या है। समझ में आया ना? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमम जहां होगा वहां पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड, हिंदू विकास दर शब्द किसके द्वारा दिया गया था? द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाई, कौन कॉइन्ड किया था? राज कृष्णा। कौन किए थे? राज कृष्णा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू ऑपरेशन ग्रीन मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से कौन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है टोमेटो चिली और पोटैटो। दूसरा है टोमेटो पल्सेज राइस। तीसरा ऑप्शन है पल्सेज ओनियन पोटैटोज। और डी ऑप्शन है पोटैटो ओनियन पोटैटोज, टोमेटो ओनियन पोटैटोज। तो ये जो ऑपरेशन ग्रीन है इसमें कुछ चीज मतलब पेरिसेबल प्रोडक्ट्स को रखा गया है। वो कौन कौन से हैं? टमाटर, प्याज और आलू। टमाटर और प्याज आलू जो है ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत आते हैं, टोमेटो ओनियन और पोटैटो। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा? डी। फोर्थ आंसर देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। मई 2025 में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? विच ईयर इज द बेस ईयर ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स एज ऑफ मई 2025? कौन है भाई? मई 2025 के में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? बताइए भाई, क्या है? 2011-12। आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। WPI का आधार वर्ष क्या है? 2011-12, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? अभी ब्रिक्स हम लोगों ने रिसेंटली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो ब्रिक्स के 11 सदस्य हैं वर्तमान में।
ब्रिक्स के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 11। पहला ब्रिक्स के में ही मतलब 5 हो गए, भारत, रूस, ब्राजील, ये भारत के ब्रिक्स के पार्ट हैं, लेकिन कोरिया जो है ब्रिक्स का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, 6th नंबर क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन है, विच टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड टू प्रोवाइड इमरजेंसी और ओवरनाइट फंडिंग टू बैंक्स इन इंडिया। यानी क्वेश्चन है, भारत में बैंकों को आपातकालीन और रातों रात फंडिंग प्रदान करने के लिए मौद्रिक नीति के किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है भाई? रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ और रिवर्स रेपो रेट। जल्दी जल्दी बताइए। भारत में बैंकों को आपातकालीन या रातों रात के लिए जो ऋण फंडिंग दी जाती है मौद्रिक नीति के किस उपकरण के द्वारा दी जाती है? बताइए आप लोग, मौद्रिक नीति के किस उपकरण के द्वारा दी जाती है? जल्दी जल्दी बताओ। ए, रेपो रेट। रेपो रेट में एक से अधिक दिन के लिए भी ऋण दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। रातों रात तो दिया ही जाता है, एक से अधिक दिन के लिए भी दिया जाता है, बट इसमें केवल ओवरनाइट का जिक्र किया गया है। तो ओवरनाइट के लिए केवल फंडिंग बैंक के लिए किस उपकरण के लिए किस उपकरण के तहत किया जाता है? एमएसएफ के अंतर्गत। सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के जरिए ओवरनाइट यानी रातों रात फंडिंग प्रदान की जाती है बैंकों को आरबीआई के द्वारा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है जाएगा? एमएसएफ। समझ में आया कि नहीं? तो भाई चलिए आगे बढ़ते। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए, आप लोग बताइए 7th का क्वेश्चन आंसर। 7th क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडिविजिबिलिटीज एंड एक्सटर्नल सेविंग्स हैव बीन केप्ट बाय रोजेस्टीन रोडान इन द थ्योरी ऑफ बिग पुश। यानी प्रबल प्रयास के सिद्धांत में आर रोडान द्वारा कितनी अविभाज्यताओं तथा बाहरी बचतों को रखा गया है? 3, 1, 4, 5। कितनी रखा गया है? 3। कितनी रखा गया था? 3। आप 3 प्रकार की अविभाज्यताओं के बारे में पढ़े थे ना, क्या कहते हैं, रोडान के द्वारा। कौन कौन सी? प्रोडक्शन, डिमांड और सेविंग, 3 पढ़े थे ना। तो 3 प्रकार की इंडिविजुअलिटीज पाई जाती हैं एज पर रोडान। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। इन एन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन इज गिवन एज दिस, इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज दिस, कैलकुलेट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यानी क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में बचत फलन ये दिया हुआ है, निवेश ये है, राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर पर रहने पर उपभोग व्यय क्या हो। तो संतुलन पहले, संतुलित राष्ट्रीय आय, साम्य स्तर पर राष्ट्रीय आय पहले निकाल लो। तो राष्ट्रीय आय क्या का फार्मूला कैसे कहाँ होता है? साम्य संतुलन कहाँ होता है? एस बराबर आई पर। तो -75 सेविंग और प्लस 0.25 वाई जो है ये सेविंग फंक्शन है, बराबर निवेश क्या दिया हुआ है? निवेश 425 दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? देखो y वाले टर्म को इधर रोक लो, 0.25 y बराबर 425 में से 75 घटाओगे कितना बचेगा? उधर चला जाएगा 425, ये -75 है, उधर जाएगा तो +75। तो 425 + 75 कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 500 0.25 को क्या लिख सकते हो? 1/4। 0.25 को क्या लिख सकते हो? 1/4। तो y बराबर 500 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, यानी इनकम कितना आ जाएगी? 2000। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी आ जाएगी? 2000। लेकिन पूछा क्या है कि साम्य स्तर पर उपभोग व्यय कितना होगा? उपभोग देखो,
यहाँ पे दो ही चीज का जिक्र किया गया है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन। तो देखो y बराबर क्या होता है, सी प्लस आई होता है, सी प्लस आई होता है, या आई की जगह सी प्लस एस भी लिख सकते हो, सी प्लस एस। तो देखो निवेश दिया हुआ है 425, ठीक है, निवेश दिया है 425, तो 2000 में से 425, भाई y बराबर क्या है, y 2000 दिया है, सी हमें निकालना है, इन्वेस्टमेंट दिया है 425, तो 2000 में से 425 घटा दोगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, उपभोग की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2000 में से 425 घटाओगे कितना बचेगा, 1575। 1575 उपभोग करेंगे हम साम्य स्तर पर, तो 1575 इसका करेक्ट आंसर है, यानी 1575। समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर है? बताइए तो। बोलो भाई, सभी को क्लियर है ना? यानी एट्थ का आंसर क्या हो जाएगा, 1575। बोल नहीं रहे? सभी को क्लियर है ना? थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को जो है प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई, ठीक है, फसाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड सेफ्टी, दूसरा स्टेटमेंट है फसाई हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। देखो फसाई क्या करता है, पहला स्टेटमेंट में खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण करता है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, फसाई का। दूसरा कह रहा है फसाई का मुख्यालय मुंबई में है, नहीं नई दिल्ली में है, तो दूसरा गलत है। तो केवल एक सही है, केवल एक, मतलब ए विल बी करेक्ट, ठीक है, ए जो है करेक्ट आंसर है इसका। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर, अदृश्य हाथ के विचार का प्रतिपादक कौन था? हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड? प्रोफेसर मिल, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो। कौन थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ में इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया था, अदृश्य हाथ का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का सी। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए, 11, एकाधिकारी शोषण तब होता है जब साधनों का भुगतान उनके सीमांत उत्पाद के मूल्य के अनुसार किया जाए, साधनों का भुगतान उनकी सीमांत आगम उत्पाद के अनुसार किया जाए, साधनों का भुगतान उनकी सीमांत लागत के अनुसार किया जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन अकर्स व्हेन फैक्टर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, वीएमपी के अनुसार किया जाए, वीएमपी, पी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, या सीमांत लागत। तो किसके अनुसार किया जाए कि शोषण को हम कैसे निकाल सकते हैं, जनरली एमआरपी से कम करते हैं, तो एमआरपी से ही तुलना करके हम एकाधिकारी शोषण का पता लगाते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। यानी फैक्टर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के आधार पे ही हम मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन को डिफाइन करते हैं, उत्पन्न होता है कि नहीं होता तभी पता लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन, मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, कीमत विभेद पाया जाता है, एकाधिकारी में कीमत विभेद पाया जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या पाया जाता है भाई, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या पाया जाता है भाई, इम्परफेक्ट कंपटीशन में बाजार इम्परफेक्शन, यानी बाजार अपूर्णता पाई जाती है, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार अपूर्णता। अल्पाधिकार बाजार में कोनेदार मांग वक्र पाया जाता है, ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 में कौन मिल रहा है, ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 1 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर,
प्रतिद्वंदिता रहित और अपवर्जन रहित विशेषता किसकी है? सार्वजनिक वस्तुओं की, सामान्य वस्तुओं की, मेरिट वस्तुओं की, निजी वस्तुओं की? किसकी है? सार्वजनिक वस्तुओं की ये विशेषता है। ठीक है, नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड। ठीक है, तो ये आसान है क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14, मजदूरी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विद रेफरेंस टू वेजेस। पहला है, श्रम की मांग एक व्युत्पन्न मांग है। बिल्कुल, श्रम की मांग से, मांग करने से हम वस्तुओं को जो है उत्पादित करते हैं, फिर वस्तुओं की भी मांग पैदा होती है। ठीक है, तो ये व्युत्पन्न मांग है, पहला सही है। सरकार या श्रम संघ श्रमिकों के शोषण को रोक सकते हैं। बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर श्रमिकों के साथ शोषण हो रहा है तो श्रमिक जो संघ है या सरकार है उनको बचा सकती है। ठीक है। तीसरा, मजदूरी का लौह नियम मजदूरी सौदेबाजी का तत्व नहीं है। बिल्कुल, मजदूरी का जो लौह नियम है वो मजदूरी सौदेबाजी का तत्व नहीं है। मजदूरी का पढ़े हो ना, उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होती, उसमें सब्सिस्टेंस वेज निर्धारित होती है। यानी जो सब्सिस्टेंस, जो जीवन निर्वाह के लिए जो मजदूरी जरूरी है वो मजदूरी निर्धारित होती है। उसमें सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी शब्द का प्रयोग कहीं नहीं दिखता। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, यानी 1 2 3 आर करेक्ट। क्यों भाई, यहां तक क्लियर है? चले आगे। 14 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बोलो। कृपानंद, समझ में आ रहा है? शालिनी? जी सर। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट प्रोटेक्शनिस्ट डिवाइस। यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संरक्षणवादी उपकरण नहीं है? तो देखो, कोई भी देश अपने प्रोडक्ट को संरक्षण कैसे देता है? आयात कोटा के जरिए, इंपोर्ट कोटा के जरिए, तो पहला तो सही है। नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है? वस्तु समझौता के द्वारा भी देश जो है अपने गुड्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। विनिमय नियंत्रण के द्वारा भी, एक्सचेंज कंट्रोल के द्वारा भी एक देश जो है अपने यहाँ के वस्तुओं को प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण देता है। निर्यात लाइसेंस, निर्यात लाइसेंस जो है नहीं है, इसके प्रोटेक्शन का उपकरण नहीं है, संरक्षण का उपकरण नहीं है ये निर्यात लाइसेंस। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑन द रिज लाइन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर। रिज लाइन पर वह पूंजी और श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? 0 होती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू राइज इन पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ। जनांकीय लाभांश निम्नलिखित आयु समूह के बीच जनसंख्या में किस आयु समूह में वृद्धि को संदर्भित करता है? ये तो आसान है, हम लोगों ने पढ़ा है। 15 से 64 वर्ष के आयु के लोगों को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, 15 से 64, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, आर्थिक विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न उदाहरण पर विचार करिए। एक जूता फैक्ट्री 100 मजदूरों को काम देती है जो पूर्व में छिपे हुए बेरोजगार थे। उपरोक्त उदाहरण किस एक आर्थिक विकास सिद्धांत से सुमेलित है? यह उदाहरण किसमें लिया गया था? बिग पुश थ्योरी में, बड़े धक्के का सिद्धांत में रोडान ने इसका एग्जांपल लिया था, शू फैक्ट्री का। शू फैक्ट्री एम्प्लॉयज 100 वर्कर्स हु वेयर प्रीवियसली डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। तो ये एग्जांपल किसने लिया था? रोडान ने अपनी बिग पुश थ्योरी में, यानी थर्ड, यानी बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशंस एडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था? एसडीजी गोल जो है किस वर्ष में यूनाइटेड नेशन ने इनको अपनाया था? 2015 में, 2015 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर,
दो कथन है, कथन अभिकथन है और कारण है। कथन है यू आकार का होने के बजाय दीर्घकालिक औसत लागत एल आकृति का होता है, बिल्कुल सही है। आप मॉडर्न थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी में पढ़े होगे ना कि जो दीर्घकालिक औसत लागत वक्र है, जो एलएसी है, एलएसी वो यू आकार का न होकर के एल आकार का होता है। और कारण है दीर्घकाल में फर्म को मिलने वाली उत्पादन या तकनीकी बचतें उत्पादन की प्रति इकाई लागत को निरंतर गिराती हैं। इसी के कारण जो है यू आकार की बजाय एल आकृति का जो है दीर्घकालिक औसत एलएसी होता है। ठीक है, तो कारण और अभिकथन दोनों सही है, तो इसका मतलब है ए जो है करेक्ट आंसर है इसका, यानी 20 का क्या हो जाएगा ए। 20 का व्याख्या नहीं करता है दिया, 20 का डी है, कारण और ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, ए में नहीं लिखा है, इसमें सही है, तो ये डी जो है करेक्ट आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भुगतान संतुलन के संदर्भ में विचार करिए। व्यापार संतुलन क्या होता है? दृश्य मदों को दिखाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड विजिबल आइटम्स को दिखाता है, बिल्कुल विजिबल आइटम्स के ट्रेड को दिखाता है, तो पहला सही है। इंटरेस्ट, टूरिज्म एंड गोल्ड इनविजिबल आइटम है, क्यों भाई? ब्याज, पर्यटन और सोना अदृश्य मदें हैं? नहीं, ब्याज और पर्यटन तो अदृश्य मदें हो सकती हैं, ब्याज भी नहीं है अदृश्य मदें, नहीं ब्याज है, ब्याज है, पर्यटन भी है, सोना नहीं है दृश्य मद। सोना का जो ट्रेड होता है वो दृश्य मदों में आता है, तो दूसरा गलत है। ठीक है, जुड़वा घाटा, राजकोषी घाटा और चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है, तो थर्ड भी सही है, तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 यानी बी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। समझ में आया? क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? चलें आगे, बोलो भाई। जी सर। आज इसको कवर करना है जल्दी से, तो आप लोग सहयोग करिए तो जल्दी से कवर कर दें। चलिए 22 क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिफरेंस करो, यानी अभी अनधिमान वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है, अनधिमान वक्रों का ढाल दाएं से बाएं नीचे की ओर होता है? नहीं, दाएं से बाएं नहीं होता, बाएं से दाएं होता है, तो पहला गलत है। इंडिफरेंस कर स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? नहीं, लेफ्ट टू राइट होता है, तो पहला गलत है। ठीक, दूसरा, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है? नहीं, उन्नतोदर होता है, तो ये भी गलत है। इंडिफरेंस कर आर कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन? नहीं, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, तो ये भी गलत है, तो दो बोथ आर रॉन्ग, यानी न तो 1 न ही 2, दोनों गलत है, तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड इज कॉल्ड। एक ही वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूलना क्या कहलाता है? मूल्य नियंत्रण, मूल्य विस्तार, मूल्य संकुचन, मूल्य विभेद। मूल्य विभेद कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूचक को मानव विकास सूचकांक बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी विच ऑफ द following indicator is not included in the formulating human development index infant mortality rate? पहला ही नहीं किया जाता। शिशु मृत्यु दर को HDI में सूचक के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि ये तीनों हैं, स्कूलिंग के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय जीवन प्रत्याशा, ये तीनों HDI के सूचक हैं, बट शिशु मृत्यु दर HDI का सूचक नहीं है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट HDI का सूचक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक जनसंख्या और अल्प जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन। पहला स्टेटमेंट है, यदि वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से कम है, यानी आपके देश की जो वास्तविक जनसंख्या है वो ऑप्टिमम जो आदर्श जनसंख्या है उससे कम है, तो देश में क्या होगा? अल्प जनसंख्या कहलाएगी, बिल्कुल सही है, अल्प जनसंख्या कहलाएगी।
जब वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से अधिक है तो दोनों का अंतर अत्यधिक जनसंख्या कहलाएगा। बिल्कुल सही है, तो दोनों करेक्ट हैं, यानी बी जो है आंसर करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। यानी इफ एक्चुअल पॉपुलेशन इज लेस देन द ऑप्टिमम पॉपुलेशन देन इट इज कॉल्ड अंडर पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है। when the actual population exceeds the optimum population then the difference between the two is called overpopulation। तो ये भी सही है, तो both are correct statement, तो यानी बी जो है करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्यों भाई, ये चारों क्वेश्चन क्लियर हैं? बोलो। ओके चलिए 26 क्वेश्चन देखिए। 26 क्वेश्चन देखिए जरा। ये डायग्राम क्या दिखाता है? डायग्राम में एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है, कीमत स्तर मूल्य स्तर दिया हुआ है। ये एग्रीगेट डिमांड करो है, ये एग्रीगेट सप्लाई करो है। एग्रीगेट डिमांड करो में शिफ्टिंग हो रही है। तो जब अर्थव्यवस्था में ऐसे फैक्टर जो समग्र मांग को विवर्तित करें तो उनसे जो कीमतों में बढ़ोतरी होती है उस तरह की मुद्रास्फीति को क्या बोला जाता है? मांग प्रेरित। यानी ऐसे फैक्टर जो मांग को बढ़ाते हैं और उसकी वजह से कीमत में बढ़ोतरी होती है तो उस तरह की मुद्रास्फीति को हम लोग क्या बोलते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। स्फीतिक अंतराल, स्फीतिक अंतराल का ये डायग्राम नहीं होता। ठीक है, स्फीतिक अंतराल अलग चीज है। ठीक है, वो एट द फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांग प्रेरित स्फीति। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि विदेशों में मूल्य अनुपात घरेलू देश में प्रचलित मूल्य अनुपात से अधिक हो, ठीक है, यानी भारत का जो मान लीजिए पी एक्स अपॉन पी वाई दो वस्तुएं हैं, भारत में कम है और पी एक्स अपॉन पी वाई अमेरिका में ज्यादा है। ये अमेरिका का है, ये भारत का है। यानी भारत में इन्फ्लेशन रेट दोनों वस्तुओं के संदर्भ में कम है जबकि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट अधिक है। भाई कीमत कम है भारत में, विदेशों में मूल्य अनुपात घरेलू देशों में प्रचलित मूल्य अनुपात से अधिक है, यानी विदेश में अधिक है। तो विदेशी व्यापार किसके लिए लाभदायक होगा? भारत के लिए, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन कम है, भारत की वस्तुएं सस्ती हैं। तो बाहर के जो देश हैं बाहर हमारे यहाँ से वस्तुएं मंगाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, तो हमारे लिए व्यापार क्या हो जाएगा? लाभदायक हो जाएगा। तो लाभदायक हो जाएगा, लाभ यानी सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुम्पीटर ने क्या दिया? सुम्पीटर ने नव प्रवर्तन दिया। सुम्पीटर ने क्या दिया? इनोवेशन से संबंधित है वो। नाइट ने क्या दिया? नाइट अनिश्चितता का सिद्धांत दिए थे, अनिश्चितता वहन का सिद्धांत दिए थे। कीन्स ने क्या दिया था? सामान्य कीमत स्तर। हॉले ने क्या दिया था? जोखिम का सिद्धांत, रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दिया था। हॉले ने रिस्क से संबंधित है, नाइट अनसर्टेनिटी से, कीन्स जनरल प्राइस लेवल से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, यानी डी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताओ, चलें आगे। ओके 29 क्वेश्चन देखिए। 29, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक राज्य को जनसंख्या का आकार वांछनीय स्तर से न तो अधिक न ही कम हो? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट दैट द पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्टेट शुड नाइदर बी मोर देन द डिजायरेबल लेवल। यानी क्वेश्चन ये है कि कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी राज्य के लिए किसी भी आकार वही वांछनीय है, वही आदर्श है जहां पर जनसंख्या न तो अधिक हो और न ही कम हो, यानी आदर्श स्थिति में हो। ये सिद्धांत कौन सा है? अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत या इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। पहला कथन है गिग अर्थव्यवस्था का संबंध मानव संसाधनों के अस्थायी रोजगार से। बिल्कुल सही है। जो गिग इकोनॉमी है वो रिलेटेड है टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे जो जोमेटो में काम करते हैं, स्विगी में काम करते हैं, बिग बास्केट में काम करते हैं, जियो मार्ट में काम करते हैं, जो ये सब गिग इकोनॉमी के अंतर्गत रोजगार पाने वाले लोग कहे जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं स्थायी रोजगार होता है, टेम्पररी रोजगार होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पूर्ण रोजगार नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यानी देयर इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ फुलफिलमेंट। अरे भाई, जब ये ऐसे, क्या आप जोमेटो में काम कर रहे हो तो क्या ये पूर्ण रोजगार को दिखा रहा है? पूर्ण रोजगार नहीं ना, आप कभी भी हट सकते हो वहां से, आपको और अच्छी जॉब मिलेगी, आप वहां चले जाओगे। तो ये एक तरह की छिपी हुई बेरोजगारी हुई ना एक तरह से, या टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है ना ये पूर्ण रोजगार कहाँ से हो गया? तो ये गुणवत्तापूर्ण पूर्ण रोजगार नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, पूर्ण रोजगार नहीं है ये। सेकंड भी सही है, तो यानी 1 2 आर करेक्ट, यानी डी जो है करेक्ट आंसर है इसका। समझ में आया ना? यानी 30 का डी। 31 क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ट्रेजरी बिल की मियाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, पूछा है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म ट्रेजरी बिल टू बी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ। दिन के लिए जारी होते हैं, 364 दिन के लिए, 182 दिन के लिए, लेकिन 728 दिन के लिए ट्रेजरी बिल जारी नहीं किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड इट्स फंक्शनिंग इन इंडिया। भारत में कौन सी संस्था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और उनके कामकाज को नियंत्रित करती है? सेबी। कौन करती है? सेबी। तो इसका आंसर क्या है? सी। 33 देखिए। गिल्ट एज मार्केट इज मार्केट विच डील्स इन। गिल्ट एज्ड मार्क बाजार वह बाजार है जो संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से, यानी सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से संबंधित है। क्यों भाई, चलें आगे? बोलो भाई, वहां तक क्लियर है? बोलते रहो भाई, वहां तक क्लियर है ना? 33 तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ भी सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो चलें आगे। शालिनी, कृपानंद जी, चलें आगे? बोलो भाई, नेटवर्क में कोई समस्या तो नहीं आ रही है? जी सर, क्लियर है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर, विजय एल केलकर किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? विजय एल केलकर किस फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे भाई? 13वें फाइनेंस कमीशन के कौन थे? विजय एल केलकर। तो आंसर क्या है? डी, 13। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यापार सुविधा समझौता निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉलोइंग प्रपोज्ड टू ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, किसके द्वारा दिया गया था, प्रस्ताव दिया गया था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और विश्व व्यापार संगठन। ये WTO के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, WTO। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। 36 आंसर देखिए। ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे साधन की मांग और पूर्ति दी हुई है x अक्ष पर, y अक्ष पर कीमत दी हुई है उनकी। ये साधनों की पूर्ति वक्र है, ये साधनों की मांग वक्र है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि रेखा चित्र में लगान होगा। लगान क्या है? इस रेखा चित्र में लगान का पार्ट क्या है? दिस, ये है लगान, ये वाला एरिया लगान कहलाएगा। तो लगान क्या हो जाएगा? ये, यानी क्षेत्र ONEP, ONEP जो है लगान है, रेंट है। ठीक है, ये वाला रेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी।
37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक ऋण का उपयोग विकास वित्त के एक उपकरण के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक ऋण को मंदी एवं बेरोजगारी से लड़ने का सबसे कमजोर उपकरण माना जाता है, नहीं, सबसे अच्छा उपकरण माना जाता है, तो ये तो गलत है। आधुनिक युद्ध अत्यधिक खर्चीले हो गए हैं, जिनकी पूर्ति करारोपण से असंभव होती है, ऐसे में सार्वजनिक ऋण अधिक उपयोगी होता है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है, 1 और 3 यानी बी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। कुल उपयोगिता अधिकतम कहाँ होती है भाई? टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, पहला सही है। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, नहीं, अधिकतम हो तभी होती है जब शून्य हो, तो दूसरा गलत है। तीसरा है मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, नहीं, ये भी गलत है। थर्ड भी गलत है। व्हेन कंज्यूमर इज फुली सेटिस्फाइड, जब कंज्यूमर जो उपभोक्ता है पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर पहुंच जाता है, तो इसका मतलब उसको कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम हो गई है, तो इसका मतलब फोर्थ भी करेक्ट है, यानी 1-4 इज करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया ना? 39 क्वेश्चन देखिए, 39, यदि प्राथमिक जमाएं 2000 हैं तो नगद आरक्षित अनुपात 25% है, तो व्युत्पन्न जमाओं की मात्रा क्या होगी? बताओ भाई, व्युत्पन्न जमा यहाँ पे क्या होगी, कितनी होगी व्युत्पन्न जमा? शालिनी जरा बताओ, दिमाग लगाओ, कैलकुलेट करो। तो जमाओं की मात्रा कैसे पता चलेगा? डिराइव्ड डिपॉजिट कैसे पता चलेगा? मनी मल्टीप्लायर निकाल लो। डिराइव्ड डिपॉजिट कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर निकालो। मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है? 1/CRR, यानी मनी मल्टीप्लायर m बराबर क्या होता है? 1/CRR। 1/CRR निकालो, कैसे निकालोगे? 1/25% है तो 0.25, यानी 1/1/4, यानी 4 जो है मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा, 4 जो है मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा। ठीक है ना? अब डिराइव्ड डिपॉजिट कैसे निकालते हो? डिराइव्ड डिपॉजिट होता है प्राइमरी डिपॉजिट इंटू मनी मल्टीप्लायर। तो प्राइमरी डिपॉजिट कितना है? 2000 इंटू मनी मल्टीप्लायर 4, तो 4 दूनी 8000। ठीक है, यानी आपका डिराइव्ड डिपॉजिट कितना हो गया? क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा भाई? 2000 पहले प्राइमरी हाई है ना, ठीक है, आपका 2000 तो प्राइमरी पहले से ही जमा है ना, तो 2000 हमें से घटा दो, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 6000। 6000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। व्युत्पन्न जमा कितनी होगी? प्राथमिक जमा तो 2000 पहले से ही जमा है ना, तो जमा कितनी, मतलब व्युत्पन्न कितनी हुई, डिराइव कितनी हुई? केवल 6000 डिराइव्ड हुई ना 8000 में से, 2000 तो पहले की थी है ना। समझ में आया कि नहीं? क्यों भाई, बोलो भाई, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए 6000। बोलो भाई, सभी को क्लियर है कि नहीं? 6000 इसका करेक्ट आंसर है। डिराइव डिपॉजिट कितना हो जाएगा? 6000 का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से आखिरी तक के गतिविधि तक। तो बताइए भाई, एनके सिंह कमेटी, राजा चलैया कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी और खान कमेटी। सबसे पहले चक्रवर्ती कमेटी आई थी, कब आई थी? 1985 में। 1985 के पहले ये सब कोई नहीं आई थी। ठीक है, राजा चलैया कमेटी कब आई भाई? राजा चलैया कमेटी 1991 में आई, 1991 में। आर.एच. खान कमेटी कब आई? 2014 में। आर.एच. खान कमेटी 2014, एनके सिंह कमेटी 2016, मिला लो। सबसे पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर 1, यानी बी जो है करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर, अड़चन मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जो उत्पन्न होती है। बॉटल नेक इन्फ्लेशन इज सिचुएशन
बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होती है, या अड़चन मुद्रास्फीति क्या होती है? बॉटल नेक इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है, वो मुद्रास्फीति होती है जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के कारण पाई जाती है, यानी जो संरचनात्मक असुविधाओं के कारण पाई जाती है। ठीक है, तो ये किसके कारण उत्पन्न कब होता है? पूर्ण रोजगार बिंदु से पहले। अब भाई जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक इम्बैलेंस है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, संरचनात्मक असुविधाएं हैं, तो पूर्ण रोजगार कहाँ पाया जा सकता है? पूर्ण रोजगार नहीं हो सकता ना। तो पूर्ण रोजगार के बिंदु के पहले की जो सिचुएशन होती है वो अड़चन मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार बिंदु से पहले, यानी बिफोर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। 41 नंबर तक क्लियर है ना? क्यों भाई, 41 नंबर तक क्लियर है सभी को? बोलो भाई। हाँ बेटा, चलें आगे? बोलो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो यार, कैसे काम चलेगा? थोड़ा हामी में तो बढ़ो, पूरी खाने थोड़ी आए हो यार, पढ़ने आए हो। मैं इतना चिल्ला रहा हूं। चलो 42 क्वेश्चन देखो। यदि वस्तु x और y के मूल्य यथावत रहें तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, तो बजट रेखा क्या होगी? ऊपर की ओर समानांतर स्थिति में परिवर्तित हो जाएगी। बिल्कुल सही है, यही सही है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ऊपर की ओर परिवर्तित होगा परंतु आवश्यक रूप से समानांतर नहीं है, ऐसा नहीं है। नीचे की ओर परिवर्तित होगा परंतु आवश्यक रूप से नीचे तो होगा ही नहीं, ऊपर परिवर्तन होगा जबकि समानांतर में। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, शिफ्ट अपवर्ड टू पैरेलल पोजीशन। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति माना जाता है? द काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी मेजर। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी नीति उपाय किसे माना जाता है भाई? मंदी के साथ करों में कटौती, यही सही है, करेक्ट है। 43 का ए। और विस्तार के समय भाई, प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति विस्तार के समय नहीं पाई जाती। ठीक है, मौद्रिक नीति के दौरान ब्याज दरों में बढ़ोतरी, ये भी नहीं है। तेजी बूम भी नहीं है। मंदी के समय जो करों में कटौती होती है उसको प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति माना जाता है। ठीक है, कटिंग टैक्सेस ड्यूरिंग द रिसेशन। 44 नंबर क्वेश्चन देखो। मुद्रा आपूर्ति और विनिमय दर के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। मुद्रा आपूर्ति मूल्य स्तर में परिवर्तन के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। मनी सप्लाई जो है अफेक्ट करती है एक्सचेंज रेट को थ्रू चेंज इन द प्राइस लेवल, बिल्कुल सही है। मुद्रा आपूर्ति ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से भी विनिमय दर को प्रभावित करती है, यह भी सही है। मनी सप्लाई प्राइस को भी अफेक्ट करती है और मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट को भी अफेक्ट करती है, और प्राइस और इंटरेस्ट रेट दोनों ब्याज विनिमय दर को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए दोनों कथन सही हैं, यानी ए और 1 और 2 दोनों सही हैं, तो यानी डी आंसर करेक्ट। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का क्रम कौन था भाई? भारत का स्थान कौन सा था? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा क्रम था? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, ये तो एटलीस्ट बताओ, भारत का कौन सा स्थान था? हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? जल्दी बताओ। सी जो है करेक्ट आंसर। अब जरा मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि 25 में इंडिया की रैंक कितनी थी? हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी थी? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। हैं, कौन बताएगा? 38 था। ठीक है, 38, 38 रैंक थी। ठीक है, 38 नंबर पे था भारत 2025 में। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 38, और 2024 में 39। ये ध्यान में रखो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। चलिए
46 नंबर क्वेश्चन देखिए 46। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे संबंधित है? अल्पकाल से, शॉर्ट रन। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पाद विभेदित होते हैं, बिल्कुल सही है। एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पाद विभेदित होते हैं परंतु विज्ञापन से संबंधित होते हैं, तो ये ज्यादा सही है, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बैंकों द्वारा साख निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है व्युत्पन्न जमा निर्माण की ही साख सृजन है। फॉर्मेशन ऑफ डिराइव्ड डिपॉजिट आर कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, बिल्कुल सही है। अभी मैंने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था, व्युत्पन्न जमा से ही तो क्रेडिट क्रिएशन होता है, तो देखो व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख सृजन कहलाता है, बिल्कुल सही है। ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमा ऋण पैदा करते हैं। लोन क्रिएट्स डिपॉजिट एंड डिपॉजिट्स क्रिएट्स लोन, बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है। बैंक जमा गुणक क्या होता है? 1/r, ये भी सही है। तो 1 2 3 आर करेक्ट, यानी 1 2 3 यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। 49 आ जाइए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉशी रेंट, आभास लगान का समीकरण क्या है? टी आर माइनस टीवीसी, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बैंकों की ऋण निर्माण शक्ति को प्रतिबंधित करता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंक, यानी बैंकों के साख निर्माण की शक्ति को कौन सा प्रतिबंधित करता है? देश में नकदी की मात्रा, अब भाई आप बैंक में पैसा न जमा करो, अपने पास रखते रहो, तो क्रेडिट क्रिएशन उससे प्रतिबंधित होगा, रिस्ट्रिक्ट होगा, तो पहला सही है। यानी अमाउंट ऑफ कैश इन द कंट्री, कैश जितना ज्यादा रखेंगे देशवासी उतना ही साख का निर्माण कम होगा, प्रतिबंध होगा उस पर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है नगदी की वह मात्रा जिसे जनता रखती है, तो ये भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट, यानी सी जो है करेक्ट आंसर है, ए एंड बी दोनों सही है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। नीति आयोग इज फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो नीति आयोग है वो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नीति आयोग ने 3 वर्षीय कार्य एजेंडा चालू किया है, 7 वर्षीय कार्य एजेंडा, 15 वर्षीय विजन तैयार, तो 3 प्रकार के नीति आयोग जो है 3 तरह से काम करता है, हमने बताया था आप लोगों को। 3 वर्षीय वर्क काम करता है, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय, 3 तरह से काम करता है, 3 तरह के विजन लेके चलता है नीति आयोग। एक 3 साल का गोल बनाता है, फिर 7 साल का, फिर 15 साल का, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, नीति आयोग ने 2018 में स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 नामक रिपोर्ट जारी की थी, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 आर करेक्ट, यानी 1 2 3 आर करेक्ट, यानी बी जो है करेक्ट आंसर है। 52 क्वेश्चन देखिए, 52 संतापकारी वृद्धि दर के संतापकारी वृद्धि के संदर्भ में इमर्साइजिंग ग्रोथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इमर्साइजिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जगदीश भगवती ने। दूसरा स्टेटमेंट है जैकब वाइनर ने इस वृद्धि का नामकरण किया, बिल्कुल गलत है, जैकब वाइनर कॉइंड नहीं किए थे, जगदीश भगवती ने इसको दिया था। यह सिद्धांत व्यापार की शर्तों में हाथ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू डिक्लाइन इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है? केवल 1, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। 53 क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स। सम सीमांत उपयोगिता नियम इस मान्यता पर आधारित होता है कि मुद्रा की खरीद शक्ति और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या रहती है? स्थिर रहती है, कांस्टेंट होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 54 क्वेश्चन देखिए, 54 What is the value of foreign trade multiplier if marginal propensity to consume is this and marginal propensity to import is this? यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है, सीमांत आयात प्रवृत्ति 0.2 है, विदेशी व्यापार गुणक क्या होगा? विदेशी व्यापार गुणक का फार्मूला क्या है? 1/MPS प्लस MPI, MPM मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, MPI
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दी है 0.8, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या हो जाएगी 0.2 प्लस एमपीआई कितना है 0.2, तो 0.2 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 0.4, 0.4 क्या हो जाएगा ये 1/0.4 क्या हो जाएगा 1/10/4 यानी 4 दूनी 8 4 पंचे 20 0.2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एमपीएस सर 8 लिखा है, एमपीएस कहाँ लिखा है 8? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 8 दिया है ना 0.8, तो हमने एमपीएस होता है ना यहाँ पे, एमपीएस प्लस एमपीआई होता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी 1, ये 1 माइनस 0.8 यानी 0.2 हो जाएगा। समझ में आया ना कृपानंद जी? जी सर। तो 2.5 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 55 क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, तरलता जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लिक्विडिटी ट्रैप के संदर्भ में स्टेटमेंट देख के आंसर दीजिए जल्दी से। ब्याज दर निर्धारण के लिए तरलता जाल अनिवार्य बिंदु है? बिल्कुल नहीं। लिक्विडिटी ट्रैप इज एसेंशियल पॉइंट फॉर द डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर के निर्धारण के लिए तरलता जाल जरूरी नहीं है, अनिवार्य बिंदु नहीं है। ब्याज दर के निर्धारण के लिए मनी सप्लाई और मनी डिमांड की जरूरत पड़ती है। ब्याज दर के निर्धारण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मनी सप्लाई करो इस तरह का होता है, मनी डिमांड करो इस तरह का होता है, जहां पे मीट करते हैं वहीं पर ब्याज दर का निर्धारण होता है। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि ब्याज दर का निर्धारण तरलता जाल पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत है, अनिवार्य बिंदु है, बिल्कुल गलत है। यानी लिक्विडिटी ट्रैप इज एसेंशियल पॉइंट फॉर द डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये गलत है। ब्याज दर तरलता जाल से नीचे नहीं जाती, बिल्कुल ब्याज दर तरलता जाल से नीचे नहीं जा सकती। रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट गो बिलो द लिक्विडिटी ट्रैप, बिल्कुल लिक्विडिटी ट्रैप ही एक लो लेवल, भाई तरलता जाल क्या है? वह ब्याज दर जिससे नीचे ब्याज जा ही नहीं सकती, वो लोएस्ट ब्याज दर है। तरलता जाल का मतलब वो निचली सीमा है ब्याज दर की, उससे नीचे जा ही नहीं सकती, तो उससे नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट गो बिलो द लिक्विडिटी, तो केवल 2 सही है, यानी डी जो है करेक्ट आंसर है, ओनली 2। समझ में आया ना? क्यों भाई? 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर स्टेटमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल। जनसंख्या वृद्धि हमेशा हानिकारक नहीं होती। क्यों भाई? जनसंख्या वृद्धि हमेशा हानिकारक नहीं होती, जनसंख्या वृद्धि से कुछ लाभ भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो अभी कथन सही है। रीजन दिया है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल अनुकूलतम जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक होती है। जनसंख्या बढ़ते बढ़ते अगर अनुकूलतम जनसंख्या पर पहुंच जाए तो हानिकारक नहीं होती, तो उसका रीजन क्या दिया? क्योंकि आर्थिक विकास में सहायक होती है इसलिए वो हानिकारक नहीं होती, तो कारण भी सही है। तो आर एंड ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी है, यानी डी जो है करेक्ट आंसर है इसका। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति से की जाती है? बाय विच इंडेक्स द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बीइंग मेजर्ड इन इंडिया? हेडलाइन इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की माप किस सूचकांक से की जाती है भाई? जल्दी बताओ। श्रमिक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेबर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नन ऑफ द एबव। कौन है? सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जरिए होती है। 58 नंबर क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से क्या राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? कौन सा राजकोषीय? फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है, सरकार का बजट, विभिन्न प्रकार के घाटे, प्रति राशिपातन शुल्क, कर संरचना, तो ये तीनों तो हैं एंटी डंपिंग। राशिपातन जो है व्यापार नीति का पार्ट है, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है व्यापार नीति का पार्ट है, राजकोषीय नीति का नहीं, तो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रैगनार फ्रेश। माइक्रो और मैक्रो फर्स्ट टाइम एनालिसिस किसने किया था? रैगनार फ्रेश। 60 क्वेश्चन देखिए, तर्क के निगमनात्मक विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यानी डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग क्या होती है? पहला स्टेटमेंट है, यह जांच की जाने वाली समस्या की धारणा के बारे में है, बिल्कुल सही है, यानी इट इज अबाउट द परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू द इंक्वायर्ड इनटू,
इससे रिलेटेड होती है। इसका परिकल्पना के परीक्षण से कोई संबंध नहीं होता। क्यों भाई? जो क्या कहते हैं जो डिडक्टिव मेथड होता है, यानी जो निगमनात्मक विधि होती है, क्यों भाई, परिकल्पना होता है कि नहीं होता? होता है, ठीक है, कोई संबंध नहीं होता, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, जबकि होता है तो ये गलत है। तो पहला सही है, केवल 1 सही है इसमें, ठीक है ना। तो ये हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एलटी के।